अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 अक्टूबर बुध की सुबह है और मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना। नाज़रीन, इस्लामाबाद से मौसूला इतलात के मुताबिक आईनी तरमीम वाला मामला जूं आगे बढ़ रहा है, सूरत हाल पेचीदा तर होती जा रही। फेडरल गवर्नमेंट, जिसे रावलपिंडी वालों की हमायत हासिल है, उन्हें एक तरफ से ये इतलात मिल रही हैं कि शायद अली अमीन गंडापुर जब इस्लामाबाद छोड़कर पेशावर गए तो ये सब कुछ अडयाला में होने वाले राब्तों के नतीजे में था, और इमरान खान से मुलाकातों पर जो पाबंदी लगाई गई है उसकी भी वजह यह है कि जो डील हुई है वो डील कहीं लीक ना हो जाए। जब ये इतलात आती हैं ख्वाजा आसिफ साहब तक, वफाकी वज़ीर दिफा हैं, फिर वो आसमा शराजी के प्रोग्राम में ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमें खदशा है कि 25 अक्टूबर के बाद इलेक्शन 2024 का ऑडिट ना हो जाए। अब उन्होंने इम्कान को खदशा क्यों कहा, इस पर बात करेंगे। और ये कि वफाकी हुकूमत जब नंबर्स पूरे नहीं तो फिर वो किस उम्मीद पर अभी भी आईनी तरामीम लाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। ये एक पूरे फ़लसफ़ा एक कहानी है जो पहली 2 नाकाम कोशिशों के बाद मेरे ख्याल में ये तीसरी एक और नाकाम कोशिश करने जा रहे हैं, लेकिन कोशिश के जो ताने बाने हैं वो दिलचस्प। और फिर बात करेंगे कि इमरान खान के खिलाफ जहां एक तरफ डील की बात हो रही है, एक तरफ उससे माफ़ी तलाफ़ी की बात हो रही है, एक तरफ उससे ये गारंटीज दी जा रही हैं कि तुम कल तक अगर फॉर्म 45 के नतीजे में हुकूमत में आ गए तो हमारे खिलाफ ये नहीं करोगे, फिर दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल हमीद शाह के कत्ल के मुकदमे में इमरान खान को नामजद करने का क्या मतलब। और फिर उस मुकदमे में इस्लामाबाद के एहतजाज में मौजूद बाद रहनुमाओं के साथ एक मशकूक रहनुमा का नाम क्यों लिखवाया गया जबकि वो इस्लामाबाद में मौजूद भी नहीं था। और फिर आज के व्लॉग में बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब की तरामीम मंजर आम पर आ गई और हमारे तक जो पहुंची हैं वो डिस्कस करेंगे, और लग रहा है कि मौलाना साहब ये आईनी तरामीम वाली ट्रॉफी ले जाएं। और फिर आज के व्लॉग में बहुत इंपॉर्टेंट बैरिस्टर शहजाद अकबर का एक इंटरव्यू जो siyaasat.pk पे उन्होंने दिया है, और उसमें बड़ी खौफनाक हकायक उन्होंने बयान किए हैं कि अली अमीन गंडापुर वहाँ से भागते कि अली अमीन गंडापुर के साथ क्या हुआ और मामलात कहाँ तक पहुँच गए। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा और इमरान खान के इंतहाई ट्रस्टवर्दी मुराद सईद ने धमकी क्यों दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने क्या सोचकर दोबारा एक बार एहतजाज का सिलसिला वहाँ से ही शुरू करने का ऐलान किया है जहाँ उन्होंने अली अमीन गंडापुर के अचानक गायब हो जाने पर ख़त्म किया था। और फिर ये कि आईनी तरामीम के खिलाफ आज इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर में कौन पिटीशन दायर करने जा रहा है। और आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारी ये वीडियो या हमारी प्ले लिस्ट में मौजूद कोई और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल हमीद शाह, जिनकी गुज़श्ता रोज़ एक्सेसिव शेलिंग के नतीजे में जान चली गई थी। उनके बेटे ने बाकायदा बयान भी दे दिया जिसकी वीडियो वायरल हो चुकी है, और उनके हमीद शाह के बेटे का कहना यह है कि मेरे वालिद को अभी 3 महीने बाद उनकी रिटायरमेंट ड्यू थी, बुजुर्ग थे और उन्हें दमे के मरीज थे, उन्हें वहाँ इस ड्यूटी पे भेजा ही नहीं जाना चाहिए था। जब उन्हें भेज दिया गया तो वहाँ एक्सेसिव शेलिंग की वजह से, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस और यहाँ उनकी मदद के लिए आई हुई पंजाब पुलिस ने कोई कसर बाकी नहीं उठा रखी थी और इंतहा की शेलिंग की, उस शेलिंग की जद में आए हमीद शाह, और फिर सफोकेशन की वजह से उनकी सेहत ख़राब हुई, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए और फिर वो जानबर ना हो सके, अल्लाह को प्यारे हो गए। अब इक़दाम कत्ल का मुकदमा इमरान खान के खिलाफ और इमरान खान के साथियों के खिलाफ दर्ज कर दिया गया है, जिसमें आज़म सवाती जो इस एहतजाज में मौजूद थे, आमर मुगल जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के प्रेसिडेंट हैं PTI के, वो मौजूद थे, अली अमीन गंडापुर पहुँच गए थे। उन्हें नामजद करना तो चलें, ठीक है, वो केस चलेगा, वो प्रूव होगा नहीं होगा, लेकिन इमरान खान जो अडयाला में जेल में बंद है एक बंदा और उसका बाहर कांटेक्ट भी नहीं है बाहर की दुनिया से, उससे नामजद करने का क्या मकसद है? जस्ट एक ब्लैकमेलिंग, एक और टूल इजाद करना चाहती है हमारी एस्टेब्लिशमेंट। और फिर इसमें बैरिस्टर सैफ का नाम, क्योंकि बताया जाता है कि बैरिस्टर सैफ तो पेशावर में थे और वहाँ से वो सैटेलाइट टेलीफोन के जरिए अली अमीन गंडापुर के साथ मुसलसल राब्ते में थे, और वही शख्स था बैरिस्टर सैफ जिसने अली अमीन गंडापुर को कहा कि आप KPK हाउस पहुँचे, वहाँ कोई लोग आपसे मिलना चाहते हैं, और फिर वहाँ से उन्हें सेफ हाउस बुलाया गया। अब बैरिस्टर सैफ जैसा बंदा जो इससे पहले MQM में रहा, फिर परवेज़ मुशर्रफ के साथ रहा और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, वो इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया कि चीफ मिनिस्टर KPK जो इस सारी तहरीक को लीड कर रहा था, उसका सैटेलाइट टेलीफोन अगर किसी के साथ राब्ते में था मुसलसल तो वो बैरिस्टर सैफ था, और बैरिस्टर सैफ अली अमीन गंडापुर को मैसेजेस दे रहा था कि आपसे फलां फलां बंदा या इदारे का बंदा, एस्टेब्लिशमेंट का बंदा, ISI का बंदा मिलना चाहता है।
फ़ौरन फलां जगह पहुंच जाएं, फ़ौरन फलां जगह पहुंच जाएं। मोटरवे से टोल प्लाजे पे जब वो उतरे कि फौरी तौर पर आप पहुंचें डी चौक या चाइना चौक, और फिर वहाँ से कहा गया कि KPK हाउस पहुँचें, और फिर वहाँ से वो जिस मुबैना सेफ हाउस में पहुँचे और वहाँ एजेंसीज के लोगों से मिलते रहे। तो ये सारी राब्ताकारी थी वो बैरिस्टर सैफ कर रहा था, और वो पेशावर में अगर मौजूद था और यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं था, तो उसे क्यों इसमें नामजद किया गया है बतौर मुल्ज़म? ये सवालिया निशान है। और अब बात करते हैं आइनी तरामीम की। आइनी तरामीम हुकूमत ने 2 नाकाम कोशिशों के बाद, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ वफाकी वज़ीर कानून, उन्होंने कोई इंतहाई गहरा वादा किया हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब से कि आपको रिटायरमेंट हमने नहीं होने देना, और आपको वफाकी आइनी अदालत का सरबराह बनाना है, और आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सज्जाद अली शाह के ऊपर हमने सारा पाकिस्तान की अदलिया आपके कंट्रोल में देनी है। तो इस तरह का वादा किया हुआ है उन्होंने, और इस उम्मीद पे कि काजी फायज़ ईसा आ जाएंगे, आइनी अदालत बन जाएगी और फिर हमारी हुकूमत बच जाएगी। इस उम्मीद पे आज़म नज़ीर तारड़ पै दर पै नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। बज़ाहिर नंबर जिस तरह के सामने आए हैं, इनके पास जब ये पहले आइनी तरमीम करने जा रहे थे तो इनके पास नंबर थे 213। अब उस 213 में से भी 2 बंदे और कम हो गए हैं। एक आदिल बाज़ई जो मुस्लिम लीग नून के इन्होंने बनाए हुए थे, हालांकि वो पीपल्स पार्टी, हालांकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से जीते थे बलूचिस्तान से, और दूसरे मुस्लिम लीग काफ के इन्होंने जाहिर किए हुए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार थे, गुजरात से जीते थे चौधरी इलियास। इन दोनों ने जब इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे और हमारे नोटिफिकेशन आपने गलत कराए हैं इलेक्शन कमीशन से, तो अब स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक ने जब कहा कि ये बात नहीं मान रहे और आइनी तरमीम में ये हमें वोट भी नहीं देंगे, तो इन दोनों को ब्लैकमेल करने के लिए इन दोनों के खिलाफ लेटर लिख दिए हैं स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राय सिकंदर सुल्तान को कि इन्हें डी नोटिफाई किया जाए, इन्हें कौमी असम्बली की रुकनीत इनकी मनसूख कर दी जाए, इन्हें घर भेज दिया जाए। ये ब्लैकमेलिंग का एक टैक्टिस है, लेकिन आखिरी इतलात आने तक आदिल बाज़ई जो कोयटा से हैं और चौधरी इलियास जो गुजरात से हैं, वो दोनों इस दबाव, धांधली, धमकी, ब्लैकमेलिंग में आने के लिए तैयार नहीं, और उन्होंने कहा हमारी सीट जाती है तो जाए, हम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ेंगे और इन शैतानी तरामीम में हम आपका साथ नहीं देंगे। 2 नंबर कम हो गए तो पीछे 211 रह गए। अब इन्हें 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में लेने के लिए 224 चाहिए। इसका मतलब है 13 नंबर शार्ट हैं। 13 नंबर शार्ट इनके तब पूरे होते हैं अगर मौलाना फजल रहमान साहब के 8 पूरे वोट इन्हें मिल जाएं और 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये बंदे तोड़ के अपने साथ मिला लें। आखिरी इतलात आने तक इन्हें कामयाबी नहीं हो रही, क्योंकि इन्होंने तकिया किया हुआ था चौधरी उस्मान साहिवाल वाले पे, औरंगजेब खच्ची विहाड़ी वाले पे, रियाज फतेहाना साहब पे, और एक आधा और कोई MNA जिस पे इनकी नज़र। रियाज फतेहाना की ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि रियाज फतेहाना के बेटे को पहले इन्होंने अगवा कर लिया था, अब उसे गुज़श्ता रोज़ रिहा किया गया। उसे रिहा करते ही उसे घर के बाहर खड़े करके उसकी एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कराया गया और उसके बाद दोबारा उसे उठा लिया गया। अब रियाज फतेहाना और उनकी मिसेज आसफा रियाज जो पंजाब असम्बली की मेंबर हैं, रियाज फतेहाना कौमी असम्बली के मेंबर हैं, और उनके बेटे एहसन रियाज जो पहले पंजाब असम्बली के मेंबर रहे हैं, उन्हें अब दोबारा उठा लिया गया है और वो कहते हैं अगवा किया हुआ है। ऑब्वियसली उनके खिलाफ कोई केस नहीं है तो वो अगवा ही हुए। रियाज फतेहाना के बारे में शेख वकास अकरम जो सेक्रेटरी इतलात हैं PTI के, उनका कहना यह है कि रियाज फतेहाना ने मुझसे रब्ता किया है और कहा है कि मैं बैरून मुल्क हूँ और मैं पाकिस्तान वापस नहीं आऊँगा और मैं ना आइनी तरामीम वाले मामले में पढ़ना चाहता हूँ। मेरे बेटे को इन्होंने अगवा कर लिया है और जितना मुझे नुकसान, मेरे कारोबार को, मेरी फैमिली को, जो ये करना चाहते हैं कर लें, मैं इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा। इनकी ना मैं ना मेरी बेगम आसफा रियाज जो MP हैं वो कबूल करेंगे। इसका मतलब है वो MNA का वोट भी इनके हाथ नहीं लगने वाला। फिर इनके पास पीछे बचा क्या? और जो पहले इन्होंने लोग उठाए हुए थे उनके बारे में इमरान रियाज ने जिस तरह अपने एक व्लॉग में अभी इंकशाफ किया है कि मैं उन लोगों से मिला हूँ, उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA से मिला हूँ, और उन्होंने बताया कि जब हमें उठा के ले गए थे एस्टेब्लिशमेंट वाले, हमें जिस जगह रखा हुआ था हमें वहाँ कभी कभी इकट्ठे चारों को मिल बैठने का मौका मिलता था और वहाँ हम बहुत आहिस्ता बोलते थे। हमें पता था कि हमारी हर गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है और हमें बोलने का या मिलने का मौका भी वो इसलिए देते थे कि वो जानना चाहते थे कि हम तन्हाई में क्या बातें करते हैं और क्या हम वाकई आइनी तरामीम में हुकूमत का और एस्टेब्लिशमेंट का साथ देने के लिए तैयार हैं या हमारा कुछ और इरादा है। तो उनका कहना यह है इमरान रियाज के मुताबिक कि उन्होंने ये तय किया हुआ था कि अगर हमें ये आखिरी दिन तक हम के कब्जे में हम रहे और ये कौमी असम्बली के इजलास में वहाँ हमें ले भी गए हमारा वोट लेने के लिए, तो ऐन उस वक्त जब वोटिंग शुरू होगी हम इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा के हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ जाकर बैठ जाएंगे, फिर देखा जाएगा जो कुछ होगा। लेकिन उन्होंने इरादा ये किया हुआ था। ये हालत है उन लोगों की जिनको वहाँ नोटों की बोरियां भी दिखाई गई,
वहाँ उन्हें यह भी बताया गया कि आपकी कौमी असम्बली की मेंबरशिप भी ज़ाया नहीं होगी, हम दोबारा आपको या आपके नामजद करदा बंदे को, आपके ख़ानदान के किसी बंदे को आपकी सीट से ही MNA बनवा देंगे और भी आपको जो कुछ चाहिए वो देंगे, और अगर आपने हमारे साथ तावन ना किया तो फिर हम आपकी जान भी ले सकते हैं। जान तक की धमकियाँ भी उन्हें दी गई थी, लालच भी दिया गया था और तरगीबात भी दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद अगर उन्होंने ये इरादा किया हुआ था तो फिर ये इमरान खान के बयानिए की जीत है कि इमरान खान तो ना किसी को पैसों की ऑफर कर रहा है, ना इमरान खान को देने के लिए इस वक्त वजारतें हैं, और ना इमरान खान किसी को ब्लैकमेल कर सकता है या डरा धमका सकता है। सिर्फ बयानिए के जोर पे खुद अडयाला जेल में पाबंदे सलासल है, डायरेक्ट उसका राब्ता भी नहीं है, लेकिन उसका बयानिया लोगों तक पहुंच रहा है। इसलिए ये MNA एस्टेब्लिशमेंट के सेफ हाउस में रहने के बावजूद, जब उन्हें जान की धमकियां तक दी गई हैं, इसके बावजूद उनके इरादे ये हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अवाम, जो कुछ भी हुआ अली अमीन गंडापुर वाला मामला, इसके बावजूद लोग यही कहते हैं कि दोबारा इमरान खान कॉल देगा तो हम इमरान खान की कॉल पे बाहर निकलेंगे। तो ये नजरिए की, इमरान खान के बयानिए की जीत है। अदरवाइज सियासतदान तो यहाँ पहले भी बहुत आए हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब का हाल ही में आपने वो गिला तो सुना ही है कि लोग पता नहीं क्यों भेड़ बकरियों की तरह लोग किसी की कॉल पे बाहर निकल आते हैं। लोग देखते ही नहीं हैं कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है। मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर बाहर निकलने वाले पाकिस्तानी अवाम को दूसरे अल्फाज में भेड़ बकरियां करार दे दिया है। अब देखते हैं कि इमरान खान ने दोबारा अब कॉल दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने, अब दोबारा ये लोग बाहर निकलते हैं मियां नवाज शरीफ साहब को चढ़ाने के लिए या दबक कर बैठ जाते हैं, जिसका इम्कान कम कम है। अब आप कहेंगे जब नंबर पूरे नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब अपनी तरामीम लेकर आ गए हैं, और मौलाना की तरामीम आज शायद मौलाना मुशावरत कर रहे हैं। सबसे पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की कमेटी के साथ उनकी मीटिंग है, उनकी 3 रुकनी कमेटी के साथ मीटिंग करेंगे, उन्हें बताएंगे जो तरामीम ड्राफ्ट की हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के जुडिशल माइंड हैं, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने तरामीम फाइनल करके मौलाना साहब के हवाले कर दिए हैं। मौलाना साहब आप महमूद चकजई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर और असद कैसर वगैरह से मिलेंगे, उनके सामने रखेंगे। उसके बाद ये हुकूमती पार्टियों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी अपनी तरामीम पेश करेंगे। जब मौलाना साहब अपनी तरामीम पेश कराने पर, अपनी तरामीम मंजूर कराने पर बज़िद हैं, और मौलाना साहब की तरामीम अभी मैं आपको बताता हूँ, वो और हुकूमत की तरामीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका मतलब है वो दोनों अपनी अपनी तरामीम लेकर बैठे रहेंगे, लेकिन दोनों के एक पेज पे आने का इम्कान तकरीबन न होने के बराबर है। जब मौलाना साहब भी साथ नहीं आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कमोबेश 5 से 6 MNA चाहिए, वो भी दस्तयाब नहीं है, तो फिर आज़म नज़ीर तारड़ और ये हुकूमत किस उम्मीद पर आगे बढ़ती चली जा रही है। 2 दफ़ा तरामीम पास कराने की नाकाम कोशिश करने के बाद अब तीसरी नाकाम कोशिश क्यों करना चाहते हैं? तो उसकी वजह यह है, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, उन्होंने एक लेटर लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान को कि आप मखसूस नशिस्तों वाला फैसला फौरी करें, और मखसूस नशिस्तें उनकी दानिश के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दानिश के मुताबिक अयाज सादिक साहब ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बांट दी जाएं। 23 कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें हैं जिनका फैसला रुका हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये दिया हुआ है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बनता है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और का इन सीटों पर हक नहीं बनता। लेकिन अयाज सादिक साहब चाहते हैं कि राजा सिकंदर सुल्तान साहब एक दफ़ा नोटिफाई कर दें, फौरी तौर पर हम इजलास बुलाएं, इजलास में वो लोग आएँ, उनका हल्फ उठाएं, जो मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वालों की हों, हल्फ उठाने के साथ ही तरामीम पेश करें और फौरी तौर पर उनके वोट काउंट करके ये तरामीम मंजूर करा लें। ये अफरा तफरी में सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या इस सब कुछ के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वो 8 जज साहबान जिन्होंने ये फैसला दिया हुआ है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का हक नहीं है, क्या वो ये सब कुछ होने देंगे? अब ये सारा मामला कम्युनिकेशन का है कि अगर तो इस तरह का कम्युनिकेशन गैप एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत बनाने में कामयाब हुई, जिस तरह का अली अमीन गंडापुर और इमरान खान के फॉलोअर्स के दरमियान गुज़श्ता रोज़ देखने में आया, फिर तो ये कुछ कामयाबी इन्हें अयाज सादिक वगैरह को हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा इन्हें कोई कामयाबी कहीं से नसीब नहीं होनी। अब सिर्फ उनकी उम्मीद ये है कि अयाज सादिक के लिखे हुए ख़त पे राजा सिकंदर सुल्तान साहब अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारें, फौरी तौर पर नोटिफाई करें, बंदे इनके मखसूस नशिस्तों वाली ख़वातीन और अक़लियती अरकान जो भी हैं वो तैयार बैठे होंगे, और फौरी तौर पर अयाज सादिक उनसे हलफ लेके फौरी तौर पर तरामीम का मामला आगे बढ़ा देंगे। ये एक कोशिश है उनकी। अदरवाइज़ नंबर्स पूरे उनसे नहीं हो रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं टूट रहे, मौलाना नहीं टूट रहे।
अब मौलाना साहब की जो तरामीम मौलाना साहब पेश कर रहे हैं, ये तरामीम वो हैं जो जब मैं बताऊंगा आपको भी अच्छी लगेगी और पाकिस्तान के तरीके इंसाफ और अपोजिशन की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, महमूद अशरफी हैं, साहबजादा अहमद रजा हैं या बाकी, उन्हें मौलाना के साथ बैठने में कोई इतराज़ नहीं होगा इन तरामीम की सूरत में। जजेस की उम्र में इजाफा मौलाना ने इसे क्रॉस कर दिया है, वो उनकी तरामीम में ये शामिल नहीं है। सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, ये मौलाना की तरामीम में शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि इंसानी हकूक के हवाले से भी मौलाना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। मौलाना कह रहे हैं आर्टिकल 8 को ना छेड़ा जाए। मौलाना कह रहे हैं हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का मामला जिस तरह पहले रूटीन में हो रहा है उसी तरह हो, इसे फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं दिया जाना चाहिए। और फिर आईनी अदालत के क्याम पे तो मौलाना बिल्कुल इनकार कर चुके हैं, जो सबसे बड़ा इशू है इस गवर्नमेंट का। मौलाना कहते हैं कि जिस तरह इंडिया में, साउथ अफ्रीका में और दीगर कंट्रीज में है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आईनी बेंच होता है जो आईनी मामला देखता है। मौलाना साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथ 4 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल 5 रुकनी एक आईनी बेंच बनाया जाए जो मुस्तकिल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हो। जब भी कोई आईनी मामलात की तशरीह के हवाले से कोई केस आए तो वो वही आईनी बेंच सुने। और फिर मौलाना ने एक और बड़ी तगड़ी तरमीम सजेस्ट की है, वो ये कहते हैं कि जब भी कानून साजी हो कौमी असम्बली या सैनेट में, और कानून साजी को कौमी असम्बली और सैनेट में पेश करने और ज़ेर बहस लाने से पहले वो तरामीम इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भेजी जाएँ और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अपनी राय देने के बाद उन चीज़ों को उस कानून साजी के हवाले से असम्बली और सैनेट में बहस हो। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की अप्रूवल के बगैर किसी मामले को मंजूर करना तो दूर की बात, बहस तक ना की जाए, क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं और अगर यहाँ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल एक बनाई हुई है तो उससे राय लेने में क्या हर्ज है। ये मौलाना का बड़ा एक स्ट्रांग पॉइंट है जिस पे मौलाना को पाकिस्तान भर के 97-98% अगर मुसलमान हैं पाकिस्तान में तो उनकी हमायत हासिल होगी। तो मौलाना साहब की ये तरामीम मेरे ख्याल में लोगों को पसंद आनी है। और फिर जजेस की तकर्रियों के हवाले से वो कहते हैं कि पार्लिमानी कमेटी को फाल बनाया जाए, लेकिन जजेस के तबादलों के हवाले से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट्स का इख्तियार है वो हुकूमत अपने हाथ में ना ले। तो इससे अदलिया भी मौलाना की इन तरामीम से खुश होगी। अपोजिशन वफाकी यानी अदालत के से जान छूटने पे मौलाना के साथ जाके बैठने में राजी होगी। अगर मौलाना की तरामीम को कल सामने रखते हैं और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके वालिद साहब ये तय किए हुए हैं कि 25 से पहले हमने हर सूरत आईनी तरामीम करानी है और वफाकी आईनी अदालत कायम करनी है। आसिफ जरदारी साहब को ये ख्याल है शायद ये SCO हो जाए 14, 15, 16 को, तो उसके बाद एक हफ्ता होगा आसिफ जरदारी साहब के पास। वो पहले तो मखसूस नशिस्तों के मामले पे हाथ साफ करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को जिनका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, 38, 39 है, जिन्हें अभी तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या आज़ाद बना के बैठे हुई थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना के बैठा हुआ है, उनकी खरीदो फरोख्त जरदारी साहब कहते हैं मैं बोरियों के मुंह खोलूंगा, उनमें से कुछ बंदे तोड़ लूंगा। और वो चाहते हैं कि राजा सिकंदर सुल्तान उनसे आखिरी दफ़ा फिर तावन करें, मखसूस नशिस्तें मिल जाएँ, उनसे बंदे तोड़ लिए जाएँ, खरीद लिए जाएँ। और फिर एक और कोशिश है जरदारी साहब की, गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर कर दी गई है कि सैनेट के इलेक्शन इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे। फौरी तौर पर KPK में जो सैनेट के इंतखाबात नहीं हुए, 11 सीटें हैं, उन पे इंतखाबात कराए जाएँ और ये फौरी समात के लिए मुकर्रर भी हो गई है। अब इस पर अगर फैसला आता है कि KPK असम्बली से सैनेट के इंतखाबात का मरहला मुकम्मल किया जाए तो एक इम्कान ये है मौलाना फजल रहमान साहब को कि एक सीट उन्हें मिल जाएगी और एक सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में इत्तेहाद करके एक सीट वो जीत जाएंगे। बाकी तकरीबन 9 या 10 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होंगी। अब वहाँ जरदारी साहब को ये ख्याल है कि वो कुछ आज़ाद सेनेटर, आज़ाद उम्मीदवार खड़े करेंगे, जिस तरह फैसल वावडा, मोहसिन नकवी और अनवारुल्लाह काका टाइप थे, इस तरह के कोई पिंडी वालों के नामजद करदा 3-4 आज़ाद सेनेटरशिप के उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे और फिर वहाँ से KPK असम्बली में अरकान सूबाई असम्बली की खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म करेंगे जरदारी साहब। वो समझते हैं कि उन्हें मलका हासिल है बंदे खरीदने में और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KPK के मेम्बरान सूबाई असम्बली पे नज़र लगाए बैठे हैं कि वो सेनेटर अपने मुंतखब कराने में 3-4 कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि सेनेट में 4 से 5 सीटें कम हैं 2 तिहाई अक्सरियत लेने के लिए। तो जरदारी साहब सिर्फ SCO का इंतज़ार कर रहे हैं, वरना अभी तक वो अपने हर कारे चारों तरफ दौड़ा चुके होते और ख़रीदो फरोख्त का बाजार KPK की सूबाई असम्बली में, सेनेट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में और कौमी असम्बली इस्लामाबाद में जरदारी साहब ने अपनी महारत के जोर दिखाने शुरू कर देने थे। नाजरीन, बात लंबी हो रही है, बाकी मौज़ूआत पे दूसरे व्लॉग में बात करते हैं। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।